इस्लाम धर्म का उदय और विकास। इस्लाम धर्म का इतिहास जो बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है, ये जानने के लिए हमें उससे पहले कुछ अन्य बिंदुओं को जानना जरूरी है। इस्लाम धर्म का उदय और विकास। पहली बात तो इस्लाम क्या है और कहाँ से आया, फिर उसका उदय क्यों हुआ, दूसरा बिंदु, और उसके बाद उसके विकास कैसे हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, और चौथी और अंतिम बात विकास के साथ साथ इस्लाम धर्म में हुए परिवर्तन और उनकी विचारधारा। इस अध्याय में हम ये पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं का यह विषय है और अत्यधिक महत्वपूर्ण है इस परिप्रेक्ष्य में कि आज इस्लाम एक काफ़ी विशाल क्षेत्र को लेता हुआ धर्म है। इससे पहले कि हम जाएं कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ, हम कुछ आधारभूत बातें जान लें। उन आधारभूत बातों में सबसे पहला तो यह है कि धर्म क्या है। इस्लाम धर्म का उदय और विकास। धर्म क्या भला है, धर्म से हम क्या समझते हैं। धर्म मतलब रिलीजन, ये तो हम सब जानते हैं, पर हमको ये जानना जरूरी है कि धर्म का ताल्लुक एक विचारधारा से होता है। धर्म का संबंध एक विचारधारा से होता है और उस विचारधारा के तहत जीवन जीने का पहलू उसमें समाविष्ट रहता है। विचारधाराएं, जितने व्यक्ति उतनी विचार, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जो अपनी पैठ समाज में बहुत गहराई तक बनाते हैं। धर्म जो है, धर्म एक विचारधारा है जिसका ताल्लुकात मुख्य रूप से ईश्वर से रहता है और इसलिए हम इसको धर्म को रिलीजन मानते हैं। वैसे एक और अर्थ धर्म का है जो हमको मालूम है, आपको मालूम है। हमारा धर्म है सबकी सेवा करना, हमारा धर्म है बड़ों की इज्जत करना। यहाँ पर धर्म का अर्थ हो जाता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो ड्यूटी, कर्तव्य और विचारधारा, इसका समावेश हम धर्म में पढ़ते हैं। धर्म को संक्षिप्त में, अत्यधिक संक्षिप्त में जानने के बाद अब हम थोड़ा सा चलें, कुछ भौगोलिक क्षेत्रों को जानने की कोशिश करें इससे पहले कि हम इस्लाम विषय पर आएं। किसी भी विषय को समझने के लिए, खासकर इतिहास के, राजनीति शास्त्र के, ऐसे विषयों को समझने से पूर्व ये अत्यधिक जरूरी है कि हम भौगोलिक संरचना वहाँ की समझ लें, भूगोल समझ लें। तो चलिए हम चलते हैं नक्शे पर। कुछ नक्शों पर हम देंगे ध्यान और कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्र हमारे मानस पटल पर अच्छी तरह बैठ जाएं। देखिए नक्शे में सबसे पहले सऊदी अरबिया लिखा हुआ दिख रहा है। अभी इस्लाम को भूल जाइए, अभी केवल हम जानने की कोशिश करें कि कौन से क्षेत्र कहाँ हैं। सऊदी अरबिया का क्षेत्र देखिए कितना विशाल का है, और सऊदी अरबिया के आजू बाजू के 3-4 देशों को हम जानने की कोशिश करें। सऊदी अरबिया के उत्तर में इराक है जो हरे रंग में है। इराक से लगा हुआ ईरान है जो वह भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, और ईरान की राजधानी तेहरान है। सऊदी अरबिया की राजधानियों में परिवर्तन हुआ तो हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, और उसके पूर्व में, सऊदी अरबिया के पूर्व में इजिप्ट है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है इजिप्ट, जिसे हिंदी में मिस्र कहते हैं, जिसकी राजधानी कैरो है। मिस्र की राजधानी कैरो। तो अब आपको 3 देश दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरबिया के उत्तर में इराक, उत्तर पश्चिम में ईरान, और पूर्व में, बल्कि मैं कहूँगा उत्तर में इराक, उत्तर पूर्व में ईरान
और उत्तर पश्चिम में इजिप्ट। ऐसे ही एक छोटा सा और देश दिख रहा है, सीरिया। सीरिया देख लीजिए, बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क है, इराक की राजधानी बगदाद है। मैं थोड़ा यहाँ सुधार करूँगा, सीरिया की राजधानी दमिश्क और इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी तेहरान और इजिप्ट की राजधानी कैरो। अब इस क्षेत्र में आप पाएंगे कि सऊदी अरबिया सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक, अन्य जो क्षेत्र हैं टर्की, यमन, ओमान आदि, वे हमारे जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं उस पर उतने महत्वपूर्ण अभी नहीं हैं। फिलहाल आप इस बात को बैठा लीजिए, इराक कहाँ है, ईरान कहाँ है, इजिप्ट कहाँ है और सीरिया कहाँ है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले नक्शे की ओर। दूसरा नक्शा क्या है, इस पे हम थोड़ा सा देखें। इस नक्शे में देखिए सऊदी अरबिया लिखा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र हमने देखा था, और ऊपर लिखा है अरेबियन पेनिनसुला। इसके साथ ही नीचे नीला क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र, पानी का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तीन ओर से घिरा हुआ। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला का अर्थ प्रायद्वीप, हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप। और प्रायद्वीप यानी क्या? द्वीप और प्रायद्वीप में क्या अंतर है? द्वीप यानी वह भूमि का क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हो, और प्रायद्वीप जो तीन ओर से घिरा हो। तो यहाँ देखिए तीन ओर आपको नीला पानी दिखाई दे रहा है, तो ये है सऊदी अरबिया का अकेला क्षेत्र। चार देशों और सऊदी अरबिया की भौगोलिक स्थिति को जानने के बाद अब यहाँ पर देखिए कुछ शहर दिखाई दे रहे हैं। इन शहरों में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है वे है मक्का, मदीना। मक्का और मदीना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इस्लाम की जब हम चर्चा करेंगे तो मक्का, मदीना और इस्लाम के अटूट संबंध को हम जानेंगे। इसलिए इसको देखिए कि मक्का और मदीना समुद्री क्षेत्र से कितने निकट हैं, और जहां अरब के इस तरफ मक्का मदीना है, बीच में एक समुद्र दिखाई दे रहा है, उसके इस तरफ कौन सा महाद्वीप है उसको हम आगे देखते हैं। तो फिलहाल आप देखिए मक्का मदीना की स्थिति सऊदी अरबिया में कहां पर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले नक्शे की ओर, जिसमें आपको विश्व के परिप्रेक्ष्य में दिखाने की कोशिश की गई है कि पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में सऊदी अरबिया कितना विशाल है। और यहाँ पर आप सऊदी अरबिया को गहरे हरे रंग में पाते हैं, और आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही विशालकाय क्षेत्र की हम बात करेंगे इस अध्याय में, बहुत ही विशाल क्षेत्र की। मैंने आपको बताया था पिछले नक्शे में कि तीन ओर पानी है, और मक्का मदीना पानी के जहाँ पूर्व की तरफ है, वहाँ पश्चिम की तरफ आप देख रहे हैं एक महाद्वीप दिख रहा है पूरा। आप समझ सकते हैं ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि सऊदी अरबिया से अफ्रीका महाद्वीप लगा हुआ है, सऊदी अरबिया से एशिया महाद्वीप लगा हुआ है, और भारत कहाँ पर है? भारत की दूरी कितनी है? सऊदी अरबिया का जो अंतिम कोना है वो भारत से कोई विशेष दूर नहीं है। आप समझ सकते हैं भारत का नक्शा वहाँ स्पष्ट दिख रहा है, दृष्टिगोचर है। तो ये अब आपका नक्शा एक हुआ जो आपको विश्व की तुलनात्मक दृष्टि से सऊदी अरबिया की स्थिति को बताता है, और साथ ही ये बताता है कि ये भारत के आसपास कहाँ पर है। चलिए अब हम अगले नक्शे की ओर बढ़ें। चौथा नक्शा इस संबंध में जो आपको बताएगा और स्पष्ट करेगा कि क्या है। चलिए इसे हम और एनलार्ज करते हैं, और इसे हम बड़ा करते हैं,
और अब देखिए, अभी तक मैंने केवल पानी पानी बात की थी, क्योंकि मैं एक साथ आपको सब चीज़ें याद नहीं कराना चाहता। क्रमशः हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या है। आपको याद होगा, सबसे पहले हमने सऊदी अरबिया देखा, उसके बाद 4 देशों के बारे में देखा जिसमें सीरिया था, उसके बाद इराक, ईरान और इजिप्ट, उसके बाद हमने मक्का मदीना की स्थिति को देखा, उसके बाद हमने अफ्रीका और भारत के साथ सऊदी अरबिया कितनी दूर है, पास है, ये जाना। और अब वो पानी को हम देखें जिसमें मक्का मदीना की तरफ जो जलधारा है या जो पानी का फैलाव है वह है रेड सी, लाल सागर। क्या कहलाता है? लाल सागर। यानी अफ्रीका और सऊदी अरबिया को कौन सा सागर अलग करता है? लाल सागर। फिर से देख लें, रेड सी के एक ओर जहां सऊदी अरबिया है, आप नक्शे में देखिए उसके दूसरी ओर इजिप्ट है, जिसे मैंने बताया मिस्र भी कहते हैं। मिस्र हमारे इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। तो इजिप्ट की पोजीशन को अच्छी तरह देख लें, और बहुत थोड़ी सी एक ज़मीनी क्षेत्र से वह सऊदी अरबिया से जुड़ा हुआ है, बहुत थोड़े से उससे जुड़ा हुआ है। एक बहुत नैरो ज़मीन का पैच है जो इजिप्ट को सऊदी अरबिया से जोड़ता है, अन्यथा लाल सागर है। ठीक, अब उसके बाद और हम ऊपर की ओर जाएं तो ऊपर देखिए मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, टर्की से नीचे और सऊदी अरबिया के ठीक उत्तर में, पश्चिमोत्तर में मेडिटेरेनियन सी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया ये क्षेत्र, लेकिन फिलहाल आप समझ लें मेडिटेरेनियन। अब इसके हम सऊदी अरबिया और ईरान के बीच के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर एक क्षेत्र है, बहुत बारीक समुद्र का क्षेत्र, और नीचे हिंद महासागर लगा हुआ है। ये जो नीला क्षेत्र दिख रहा है पानी का, जहाँ पर गोल चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, वह नीला क्षेत्र आपको किससे जोड़ता है? भारत से जोड़ता है। तो ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। और हम नक्शे को थोड़ा और बड़ा करें तो आप देखेंगे कि ईरान के नीचे और सऊदी अरबिया के पास पर्शियन गल्फ लिखा हुआ। ये पर्शिया शब्द जो है, इससे आपको परिचित होना है। इसलिए पर्शियन गल्फ वह समुद्री क्षेत्र है जो ईरान और सऊदी अरबिया को अलग करता है। पर्शियन शब्द जो है वो ईरान के लिए उपयोग होता है। ईरान जो शब्द है वह पर्शियन सभ्यता के रूप में जाना जाता था। ईरानी क्षेत्र जो है वो पूर्व में पर्शियन सभ्यता के लिए जाना जाता था। तो ये पर्शियन लोग यहाँ रहते थे और उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ। तो इस प्रकार इस नक्शे में अब आपको स्पष्ट हो गया होगा फिर से, इराक, ईरान, पर्शियन गल्फ, यहाँ पर हिंद महासागर ओमान के पास, और फिर रेड सी और इजिप्ट। इतना आपने फिर यहाँ पर जानने की कोशिश की। चलिए फिर अब हम अगले नक्शे पर चलें। 2 नक्शे और आपके सामने होंगे जो आपको और स्पष्ट करेंगे सऊदी अरबिया की स्थिति अन्य देशों के साथ। अब उसके आसपास के बहुत सारे देश दिए हुए हैं। ये केवल आपको एक अंदाज देने के लिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सऊदी अरबिया कहाँ है। भारत और सऊदी अरबिया के बीच में देखिए पाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान है, उसके बाद ईरान है, इराक है और फिर सऊदी अरबिया है। इतने देशों के बाद सऊदी अरबिया आता है, भारत से इतना दूर है। ये आपको मैं किस लिए बता रहा हूँ, किस संदर्भ में? क्योंकि हम क्या विषय पढ़ने जा रहे हैं? इस्लाम। और भारत में भी इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और फिर इस्लाम एक बहुत विकसित धर्म के रूप में भारत में आया। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अरब, इराक, ईरान और उसके बाद अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, इतनी दूरी के बारे में हम मूलतः इस अध्याय में हम बात करेंगे। ठीक,
अब अंतिम नक्शा आपके सामने, यहाँ देखिए अरेबियन सी भी दिया हुआ है, हिंद महासागर नीचे है और उसके बाद अरेबियन सी से ये जोड़ रहे हैं। अरब से बना है अरेबियन सी, अरब से बना है अरेबियन सी। देखिएगा अरेबियन सी कहाँ दिखाई दे रहा है, और अरेबियन सी के नीचे हिंद महासागर है जो उसको श्रीलंका, सीलोन आदि को टच करता है और साथ ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी टच करता है। चलिए अब अगले नक्शे की ओर, और अगला नक्शा आपको बताएगा कि किस प्रकार मिडिल ईस्ट का जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मूल रूप से मिडिल ईस्ट का क्षेत्र कहा जाता है, मध्य पूर्व क्षेत्र। मिडिल ईस्ट क्षेत्र में फिर वही नक्शा है, वही चीज़ें हैं आपकी, स्वाभाविक है क्योंकि मैं वही नक्शे को लेकर बार बार बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे मकसद ये है कि आपको बिल्कुल आपको मन में बैठा लेना है कि मैं किस क्षेत्र के बारे में आगे चर्चा करूँगा, इस्लाम के संबंध में कौन सा क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मिडिल ईस्ट का नक्शा जो आप देख रहे हैं, इसमें एक परिवर्तन और आप देख रहे हैं जो पहले के नक्शों में नहीं था। कुछ नए देश, यदि आपने गौर किया होगा तो कुछ नए देशों के नाम इसमें दिख रहे हैं। उदाहरण के लिए आर्मीनिया, अज़रबैजान, तुर्कमानिया, तजाकिस्तान आदि आदि। ये देश कौन से हैं? ये देश वे हैं जो किसी समय सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। राजनीति विज्ञान में आप पढ़ेंगे कि सोवियत संघ, जिसे USSR कहते हैं, वह जब टूटा, उसका जब विघटन हुआ 1990 में, तो 15 नए गणराज्य सामने आए। इन 15 गणराज्यों में से कुछ गणराज्य यहाँ इस नक्शे में अब दिखाई दे रहे हैं। तो ये अभी लेटेस्ट पोजीशन है सऊदी अरबिया और उसके पड़ोसी देशों की। सीरिया आपको दिखाई दे रहा है, इराक अभी भी है, ईरान अभी भी है, और उसके ऊपर के जो देश हैं तुर्कमेनिस्तान, उसके अलावा कजाकिस्तान, अज़रबैजान आदि आदि, और रशिया सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अब मेरे विचार से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस विषय पर। और इस विषय पर बढ़ते हुए इस्लाम की बात करें, और इस्लाम की बात करते हुए देखिए ये नक्शा एक अंतिम आपके सामने, स्प्रेड ऑफ इस्लाम 613 ईस्वी। 613 क्या है? ईस्वी है। इसमें देखिए तत्कालीन विश्व का नक्शा है, तत्कालीन नक्शा है उस क्षेत्र का, विश्व का तो नहीं, उस क्षेत्र का तत्कालीन नक्शा। जब हम इस्लाम के उदय की बात करते हैं तो उस समय का, उस क्षेत्र का नक्शा कैसा था? भौगोलिक स्थिति नहीं, नाम क्या थे, क्षेत्र क्या थे, साम्राज्य क्या थे। तो यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा है, देखिए सऊदी अरबिया, जो आपके सामने जो लाल तीर जैसा दिख रहा है, वो तीर जहाँ से शुरू होता है वह क्षेत्र है सऊदी अरबिया, मक्का मदीना, राइट। वह क्षेत्र क्या है? सऊदी अरबिया का मक्का मदीना वाला क्षेत्र, यानी रेड सी के पास वाला क्षेत्र। और उसके बाद वह तीर जो है 2 दिशाओं में जाता है, अर्थात इस्लाम का जो विस्तार हुआ, इस्लाम का जो प्रचार हुआ, वो 2 दिशाओं में हुआ। और एक दिशा थी बाइजेंटाइन एम्पायर, देखिए वहाँ लिखा हुआ है बाइजेंटाइन एम्पायर, और दूसरी दिशा जाती है पर्शियन एम्पायर। आपको याद होगा मैंने बताया था पर्शियन एम्पायर अर्थात जिसका ताल्लुकात ईरान से है, जिसका ताल्लुकात तेहरान से है, जिसका ताल्लुकात पर्शियन गल्फ के बाद के क्षेत्र से है। और दूसरा जो मैंने एरो जा रहा है, दूसरा जो निशान जा रहा है लाल, वह है बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर का ताल्लुकात रोमन एम्पायर से है, रोम की सभ्यता से है। और नीचे देखिए नीला क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीका का जो इजिप्ट का इलाका है, मिस्र का इलाका है, वो पूरा रोमन एम्पायर का हिस्सा था। वहाँ इजिप्ट भी आता था। लेकिन इस्लाम की जो शुरुआत हुई विस्तार की, वो पूर्व दिशा की ओर हुई, पूर्वोत्तर की ओर हुई, पश्चिम की तरफ नहीं हुई। लेकिन ऐसा करते हुए उन्हें किन 2 अन्य धर्मों का सामना करना पड़ा, किन 2 अन्य धर्मों के साथ उनका टकराव हुआ। आपने यदि
बाइजेंटाइन एम्पायर या रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि ये ईसाई धर्म के अनुयायी थे। और पर्शियन एम्पायर के फॉलोअर, उनकी अलग सभ्यता थी, उनकी अलग विचारधारा थी। इन दो अलग अलग धर्मों के साथ उनकी टकराहट हुई और उस टकराव के पश्चात, टकराव के साथ साथ इस्लाम धर्म का उदय हुआ और विस्तार हुआ। उम्मीद है कि आप, इससे पहले कि मैं थ्योरी के रूप में इस्लाम की ओर बढ़ूं, आप इस नक्शे को समझ गए होंगे। और ये अंतिम जो नक्शा है इसने आपको स्पष्ट कर दिया होगा कि तत्कालीन समाज में, तत्कालीन विश्व में दो एम्पायर अरब के आसपास थे।